हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। जब एक फोटो ली जाती है तो उसमें एक महिला भी दिखाई देती है जो कि मर चुकी होती है। यह कहानी जब पहली बार सुनाई गई थी तो इसने चारों ओर हलचल मचा दी थी। यह अखबारों में भी छपी और कई बड़ी वैज्ञानिकों और प्राकृतिक दार्शनिकों, प्रकृति और विज्ञान को समझने वाले विद्वान ने कम से कम उन्हें ऐसा लगा कि वे इस अजीब घटना को समझा सकते हैं। मतलब कि बड़े बड़े विद्वान भी इसे सुलझाने में असफल रहे। मैं अब आपको यह घटना सुनाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि लोगों ने इसका क्या स्पष्टीकरण दिया था। उसके बाद आप खुद अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। घटना इस प्रकार है कि मेरे एक दोस्त थे जो मेरे ही दफ्तर में क्लर्क थे। वे शौकिया फोटोग्राफर, पेशेवर नहीं, शौक के लिए फोटो खींचने वाले थे। मान लीजिए उनका नाम जोन्स था। जोन्स के पास हाफ प्लेट सैंडरसन कैमरा, एक पुराना कैमरा था जिसमें रॉस लेंस और थॉर्नटन पिकार्ड शटर कैमरे में फोटो खींचते समय खुलने बंद होने वाला हिस्सा लगा था। इसमें न्यूमैटिक रिलीज, हवा के दबाव से चलने वाला बटन की सुविधा थी। जिस प्लेट पर फोटो ली गई थी वह राइटन की ऑर्डिनरी प्लेट पुरानी कैमरा कंपनी से संबंधित थी, जिसे इल्फोर्ड पायरो सोडा, एक प्रकार का रासायनिक घोल, डेवलपर से विकसित किया गया था। यह डेवलपर घर पर ही तैयार किया गया था। यह सारी तकनीकी जानकारी उन पाठकों के लिए दी गई है जो फोटोग्राफी के बारे में जानकारी रखते हैं। मिस्टर स्मिथ, जो हमारे दफ्तर में एक और क्लर्क थे, उन्होंने मिस्टर जोन्स को अपनी पत्नी और अपनी साली की तस्वीर खींचने के लिए बुलाया। यह साली दरअसल स्मिथ के बड़े भाई की पत्नी थी। उनका बड़ा भाई भी सरकारी नौकरी में था और उस समय छुट्टी पर था। असल में फोटो खिंचवाने का विचार उसकी साली का था। जोन्स खुद बहुत उत्साही फोटोग्राफर थे। उन्होंने दफ्तर में सभी लोगों की तस्वीरें खींची थीं, यहाँ तक कि चपरासी और सफाई कर्मियों की भी। और उन्होंने हर व्यक्ति को जिसकी वे फोटो खींचते थे उनकी तस्वीरों की एक प्रति भी देते थे। इसलिए उन्होंने बहुत खुशी से यह निमंत्रण स्वीकार किया और उत्सुकता से रविवार का इंतजार करने लगे जिस दिन फोटो खींची जानी थी। रविवार की सुबह सुबह जोन्स स्मिथ के घर पहुंचे। बरामदे में रोशनी की व्यवस्था ऐसी थी कि फोटो दोपहर के बाद ही ली जा सकती थी, इसलिए वे वहीं नाश्ता करने रुक गए। दोपहर करीब 1 बजे सारी तैयारियां पूरी हो गईं। दोनों महिलाएं, श्रीमती स्मिथ और उनकी बहन, 2 बेंत की बनी कुर्सियों पर बैठ गईं। जोन्स ने लगभग 1 घंटे तक ध्यान से कैमरे को इधर उधर किया और फोकस ठीक किया। आखिरकार जब वह पूरी तरह संतुष्ट हुआ तो तस्वीर खींची गई। जोन्स को पूरा विश्वास था कि प्लेट मतलब फोटो की शीट पुरानी कैमरा तकनीक बिल्कुल सही है। इसलिए उसने दूसरी प्लेट पर फोटो नहीं ली, जबकि सामान्य तौर पर बैकअप के लिए ऐसा किया जाता है। उसने अपना सामान समेटा और घर चला गया, यह वादा करते हुए कि वह उसी रात प्लेट डेवलप, फोटो तैयार करना करेगा और अगले दिन ऑफिस में फोटो की कॉपी लेकर आएगा। अगले दिन सोमवार को जोन्स बहुत सुबह ही ऑफिस पहुंच गया। सबसे पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, तो मिस्टर फोटोग्राफर, कैसा रहा काम? जोन्स ने बिना माउंट की हुई, बिना फ्रेम की तस्वीर निकालते हुए कहा, फोटो तो मिल गई, लेकिन जरा देखो कितनी अजीब है ना? मैंने कहा, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। कम से कम तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद नहीं थी। जोन्स बोला, नहीं, अजीब बात यह है कि वहां सिर्फ 2 औरतें बैठी थीं।
फोटो लेते समय? मैंने कहा, हाँ, तीसरी तो बीच में खड़ी है। जोन्स बोला, वहां कोई तीसरी औरत थी ही नहीं। मैंने कहा, तो तुमने समझा होगा कि वो थी, और अब देखो, वो तस्वीर में भी है। जोन्स जोर देकर बोला, मैं कह रहा हूं, जब मैंने फोटो खींची थी तब वहां सिर्फ 2 ही औरतें थीं। वह बहुत चिंतित दिख रहा था। मैंने कहा, तुम चाहते हो मैं यकीन करूं कि जब प्लेट पर फोटो खींची गई तब 2 लोग थे, और जब उसे डेवलप किया गया तो 3 हो गए? जोन्स ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। मैंने कहा, तो फिर तो तुम्हारा डेवलपर फोटो तैयार करने का घोल वाकई कमाल का है, या फिर तुमने गलती से उसी प्लेट पर 2 बार एक्सपोजर फोटो खींचना कर दिया? जोन्स ने कहा, डेवलपर फोटो तैयार करने का घोल वही है जो मैं पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, और प्लेट वही थी जिसे मैंने शनिवार की रात एक नए डिब्बे में से निकाला था। वह डिब्बा मैंने शनिवार की दोपहर ही खरीदा था। इस बीच दफ्तर के कई और क्लर्क, दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी वहां आ गए थे। वे सब उस तस्वीर और जोन्स के बयान में बहुत रुचि ले रहे थे। पाठकों की सुविधा के लिए अब उस तस्वीर का वर्णन देना जरूरी है। काश मैं वह असली तस्वीर भी दिखा पाता, लेकिन कुछ कारणों से यह संभव नहीं है। जब प्लेट पर फोटो खींची गई थी तब वहां केवल 2 महिलाएं थीं और दोनों बेंत की कुर्सियों पर बैठी थीं। लेकिन जब प्लेट डेवलप की गई तो तस्वीर में बीच में एक तीसरी महिला का चित्र दिखाई दिया जो वहां खड़ी थी। उसने चौड़े किनारे वाली धोती पहन रखी थी। ध्यान रहे, कहानी के सभी पात्र भारतीय हैं। एडिटर, मुझे नहीं पता कि उस समय महिलाएं धोती पहनती थी क्या। मैंने ओरिजिनल कहानी में इसी का जिक्र पाया तो बोल दिया। तस्वीर में उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा ही साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि निचला हिस्सा, कुर्सियों की नीची पीठ, पीछे का हिस्सा से ढक गया था। वह स्पष्ट रूप से कुर्सियों के पीछे खड़ी थी, इसलिए उसकी छवि थोड़ी धुंधली थी। फिर भी तस्वीर में हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, यहां तक कि उसके दाईं कंधे के पास धोती के छोटे से खुले हिस्से में उसकी लंबी माला भी साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथ कुर्सियों की पीठ पर टिकाए थे। उसकी उंगलियां लगभग पूरी तरह धुंधली थीं, लेकिन उसकी दाहिनी हाथ की अनामिका, चौथी उंगली में पहनी हुई अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी। वह लगभग 22 साल की एक खूबसूरत, छोटी कद की और पतली महिला लग रही थी। उसके कान की एक बाली भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था। एक और बात जो उस समय तो हमारी नजर में नहीं आई, लेकिन बाद में ध्यान गई, तीनों महिलाओं के पीछे एक सलाखों वाली खिड़की थी। दोनों ओर बैठी हुई महिलाओं के शरीर ने नीचे की तरफ कुछ हिस्से में उन सलाखों को ढक दिया था, लेकिन बीच में खड़ी महिला आधी पारदर्शी थी, क्योंकि उसके पीछे की खिड़की की सलाखें हल्के रूप में उसकी फोटो के आर पार दिख रही थी। हालांकि उस समय हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम तो बस जोन्स पर हंस रहे थे और उसे समझा रहे थे कि शायद वह नशे में था या सो रहा था। उसी समय हमारे दफ्तर में काम करने वाले श्रीमान स्मिथ अंदर आए। अपनी पैंट की क्लिप, साइकिल चलाते समय पैंट में लगाई जाने वाली क्लिप उतारते हुए स्मिथ ने बिना फ्रेम की हुई तस्वीर हाथ में ली, उसे 1 मिनट तक देखा और उनका चेहरा लाल, नीला, हरा होकर अंत में बहुत पीला पड़ गया। हमने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने कहा, बीच में जो तीसरी औरत खड़ी है वह मेरी पहली पत्नी है, जिसकी मृत्यु को अब 8 साल हो चुके हैं। उसकी मृत्यु से पहले उसने मुझसे कई बार कहा था कि उसकी एक तस्वीर
खिंचवा ली जाए। वह अक्सर कहती थी कि उसे पहले से एहसास, पूर्वाभास है कि वह जल्दी मर जाएगी। मैं उसके इस पूर्वाभास पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन मैंने उसकी बात का विरोध भी नहीं किया। एक दिन मैंने गाड़ी, उस समय की सवारी गाड़ी मंगवाई और उसे तैयार होने के लिए कहा। हम किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास जाकर उसकी तस्वीर खिंचवाने वाले थे। वह तैयार हो गई और गाड़ी भी आ गई, लेकिन जैसे ही हम निकलने ही वाले थे, खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर है। इसलिए हम तस्वीर खिंचवाने की बजाय उसकी माँ से मिलने चले गए। उसकी माँ बहुत बीमार थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद ही मुझे ड्यूटी पर दूसरे स्टेशन भेज दिया गया और मैं उसे वापस नहीं ला सका। मैं 3.5 महीने बाद लौटा। तब उसकी माँ तो ठीक थी, लेकिन मेरी पत्नी नहीं। मेरे लौटने के 15 दिन के अंदर ही उसकी प्रसव ज्वर, प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण पट और तेज बुखार से मृत्यु हो गई। उसके 7 बच्चे की भी मृत्यु हो गई। उसकी कोई तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई। जिस दिन वह मेरे घर से आखिरी बार निकली थी, उसने यही हार और झुमके पहने थे जो आप तस्वीर में उसे पहने देख रहे हैं। ये गहने अब मेरी वर्तमान पत्नी के पास हैं, लेकिन वह इन्हें आमतौर पर नहीं पहनती। यह बात मेरे लिए मानना बहुत कठिन था। इसलिए मैंने तुरंत ऑफिस से बिना बताए छुट्टी ली। फ्रेंच लीव, बिना अनुमति लिए ऑफिस छोड़ना, तस्वीर उठाई और साइकिल पर सवार होकर तेजी से श्रीमान स्मिथ के घर पहुंच गया। वहां मैंने श्रीमती स्मिथ से मुलाकात की। तस्वीर में तीसरी औरत को देखकर वो बहुत हैरान हुई, लेकिन वह पहचान नहीं सकी कि वह कौन है। यह तो मुझे पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि अगर स्मिथ की कहानी सच थी तो उनकी वर्तमान पत्नी ने अपनी पति की पहली पत्नी को कभी देखा ही नहीं था। लेकिन स्मिथ के बड़े भाई की पत्नी ने तस्वीर को देखते ही उस औरत को पहचान लिया। उन्होंने उसी कहानी को दोहराया जो स्मिथ ने पहले ही उसी दिन मुझे बताई थी। उन्होंने हार और झुमके भी निकालकर मुझे दिखाए ताकि मुझे यकीन हो जाए वे वही गहने थे जो तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। उस समय के सभी बड़े अखबारों को यह खबर लग गई। 1 हफ्ते के भीतर ही उस भूतिया तस्वीर की कई प्रतियों के लिए आवेदन आने लगे, लेकिन श्रीमान जोन्स ने किसी को भी उसकी कॉपी देने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि स्मिथ ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। हालांकि मेरे पास उसकी एक कॉपी है, लेकिन स्पष्ट कारणों से मैं उसे किसी को दिखा नहीं सकता। उस तस्वीर की एक कॉपी अमेरिका और एक इंग्लैंड भेजी गई थी, लेकिन अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि किससे भेजी गई थी। मैंने अपनी कॉपी एक पादरी, ईसाई धर्मगुरु को दिखाई, जिनके नाम के साथ MA, DSc, BD आदि उपाधियां थीं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे इस अजीब घटना का कोई वैज्ञानिक कारण बताएं। उन्होंने इस तरह समझाया, उनके शब्द मैं ठीक ठीक नहीं दोहरा सकता, लेकिन उनका मतलब यही था। यह लड़की लगभग 10 साल पहले किसी मौके पर ठीक इसी तरह तैयार हुई थी। उसकी छवि अंतरिक्ष में पड़ी और एक प्रकाशमान ग्रह जो प्रकाश देता है, जैसे ग्रह या तारा, से दूसरे पर परावर्तित होती रही। यह छवि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों मील का चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर ठीक उसी समय लौटी जब हमारे मित्र श्रीमान जोन्स तस्वीर लेने वाले थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक आदमी मृग तृष्णा, गर्मी में दूर से पानी या दृश्य जैसा भ्रम दिखना की फोटो खींच रहा है। वह स्थान Y से स्थान X की फोटो ले रहा है, जबकि X और Y के बीच लगभग 200 मील की दूरी है। हो सकता है उसका कैमरा पूरब की ओर हो, लेकिन स्थान X वास्तव में Y के पश्चिम में हो। स्कूल में मैंने थोड़ी बहुत विज्ञान और रसायन शास्त्र पढ़ी थी और नमक का सूखा विश्लेषण, रासायनिक जांच करना जानता था, लेकिन यह बात मेरी समझ से परे थी। फिर भी सच्चाई यही है और मैं इस पर विश्वास करता हूं कि स्मिथ की पहली पत्नी अपनी मृत्यु के 8 साल बाद फिर से इस धरती पर आई ताकि वह अपनी तस्वीर खिंचवा सके। वह ऐसे रूप में आई जो हमारी आंख की रेटिना, आंख के अंदर की वह परत जिस पर तस्वीर बनती है, पर तो दिखाई नहीं दी, लेकिन कैमरे की संवेदनशील प्लेट फोटो रिकॉर्ड
विशेष प्लेट पर उसकी छवि अंकित हो गई। मैं दोबारा कहता हूं, वह आंखों को नहीं दिखी, क्योंकि तस्वीर खींचते समय जोन्स कैमरे के सामने बैठी महिलाओं को ही देख रहा था। जब उसने न्यूमैटिक रिलीज कैमरे में फोटो खींचने का बटन दबाया था। यह कहानी बहुत अद्भुत है, लेकिन यही वास्तव में हुआ था। स्मिथ का कहना है कि यह पहली बार था जब उसने अपनी मृत पत्नी को देखा या उससे किसी प्रकार का संकेत पाया। भारत में आम धारणा है कि अगर किसी मृत पत्नी की आत्मा धरती पर वापस आती है तो वह पति को बहुत परेशान करती है, लेकिन शुक्र है स्मिथ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस घटना को घटे 7 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है और वह महिला फिर कभी दिखाई नहीं दी। मैंने कई बार सोचा कि उन दोनों महिलाओं की दोबारा एक तस्वीर खिंचवाई जाए, लेकिन कभी स्मिथ से यह प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दरअसल इसी उद्देश्य से मैंने खुद फोटोग्राफी सीखी थी ताकि मैं यह तस्वीर खींच सकूं, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं कभी स्मिथ से अपनी इस इच्छा के बारे में बात नहीं कर पाया और शायद कभी कर भी ना पाऊं। मैंने इस काम के लिए अपने सीमित साधनों में से 10 खर्च करके एक सस्ता फोटोग्राफिक सेट, कैमरा और फोटो खींचने का पूरा सामान खरीदा। यह पैसा शायद व्यर्थ चला गया हो, लेकिन मैंने एक ऐसी कला सीख ली जो महंगी होने के बावजूद सीखने योग्य है। दूसरी कहानी। यह कहानी अमित नाम के एक युवक की है जो रोजाना शहर से अपने गांव लौटता है। एक रात उसे रास्ते में जंगल के पास कुछ भयानक अनुभव होता है, जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। अमित एक साधारण सा युवक था। उसने अपने गांव से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से शहर में नौकरी पाई थी। वह अपनी साइकिल बेचकर कर्ज लेकर एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद चुका था, क्योंकि रोजाना गांव से शहर तक आने जाने में काफी वक्त लगता था। उसकी नौकरी मामूली थी और आमदनी इतनी नहीं थी कि वह शहर में रह सके। इसीलिए मजबूरन उसे रोजाना अपने गांव से शहर तक आना जाना पड़ता था। हर दिन की तरह उस दिन भी अमित अपने काम से देर रात को घर लौट रहा था। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और अमित के सामने एक लंबी सुनसान सड़क थी। वह अपनी बाइक तेज चलाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी से गांव पहुंच जाए। उसके रास्ते में घना जंगल पड़ता था जो शहर और गांव के बीच था। लोग कहते थे कि वह जंगल रहस्यमय था, लेकिन अमित ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कोई अजीब सी चीज हिल रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह पेड़ के पास आया, उसे साफ साफ दिखा कि पेड़ पर एक बंदर जैसा जीव बैठा है। उस जीव की शक्ल बहुत ही डरावनी थी। बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे नाखून और उसका चेहरा एक डरावने प्रेत की तरह था। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर उसकी बाइक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गई थी। उसकी रफ्तार कम होने लगी और तभी उस प्रेत रूपी बंदर ने पेड़ से कूदकर सड़क पर छलांग लगाई। अब वह ठीक अमित के सामने था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और उसके दांत लंबे और नुकीले थे जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। अमित ने डर के मारे बाइक घुमाई और तेजी से भागने की कोशिश की, पर वो प्रेत रूपी बंदर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि जैसे किसी पिशाच की रफ्तार हो। अमित ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक बार बार झटके खाने लगी, मानो इंजन बंद होने वाला हो। वह घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि शायद आज वह इस जंगल से जिंदा नहीं बच पाएगा। अचानक उस प्रेत रूपी बंदर ने अमित के ठीक पीछे छलांग लगाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अमित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमित ने पूरी ताकत से बाइक की स्पीड बढ़ाई और जंगल का आखिरी हिस्सा पार किया। गांव की सीमा दिखाई दे रही थी और उसके दिल में एक उम्मीद
जगी कि अगर वह गांव तक पहुंच गया तो शायद वह इस प्रेत से बच सकता है। वह गांव की सड़क पर दाखिल हो चुका था, लेकिन उस बंदर रूपी प्रेत की परछाई अब भी उसके पीछे थी। जैसे ही अमित अपने घर के करीब पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने तेजी से बाइक को साइड में धकेला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से उस प्रेत रूपी बंदर की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे वह अमित को अपनी पकड़ में लेना चाहता हो। अमित ने दरवाजा खोला और तेजी से घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी मां ने उसकी हालत देखी और उसे पानी लाकर दिया। अमित ने कांपते हुए अपने पिता को सब कुछ बताया, लेकिन वे इस बात पर हंसने लगे। बेटा, ये सब तेरे वहम हैं। इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पिता ने कहा। पर अमित को पता था कि वह जो देख चुका था वह कोई सपना या वहम नहीं था। वह असलियत में उस प्रेत रूपी बंदर का सामना कर चुका था। रात बीत गई, लेकिन अमित सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक चेहरा आ रहा था। अगले दिन जब वह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर फिर से शहर की ओर चल पड़ा। इस बार दिन का उजाला था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमित का दिल अब भी उस डरावनी घटना को याद करके कांप रहा था। उसने रास्ते में जंगल के पास फिर से नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। पेड़ पर वह भयानक प्रेत रूपी बंदर भी नहीं था। अमित ने खुद को समझाया कि शायद वह सब कुछ उसका वहम था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी डर सता रहा था। कुछ दिन बीत गए और वह रोजाना उस रास्ते से गुजरने लगा। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन उस रात की घटना उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अमित ने फैसला किया कि वह अब शहर में ही रहने का कोई इंतजाम करेगा, ताकि उसे फिर से उस जंगल से नहीं गुजरना पड़े। एक दिन जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था तो उसने अपनी उस भयानक रात की घटना का जिक्र किया। उसके एक दोस्त रोहित ने कहा, तू अकेला नहीं है जिसे ये प्रेत रूपी बंदर दिखाई दिया हो। कुछ साल पहले भी एक व्यक्ति इसी जंगल से गुजरा था और उसने भी इसी तरह का बंदर देखा था। वो भी डर के मारे गांव भागा था और उस घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। लोग कहते हैं कि वह बंदर असल में किसी आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात इस जंगल में दिखाई देता है। यह सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था कि वह जो देख चुका था वह हकीकत थी। इसके बाद अमित ने उस रास्ते से कभी अकेले गुजरने का साहस नहीं किया। वह हमेशा अपने साथ किसी न किसी को ले जाता, और जब भी पूर्णिमा की रात होती वह शहर में ही रात बिता देता, ताकि उसे उस बंदर रूपी प्रेत का फिर से सामना न करना पड़े। अमित की जिंदगी भले ही धीरे धीरे सामान्य हो गई थी, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा उसके जहन में ताजा रहीं। लोग अब भी उस जंगल से गुजरते थे, लेकिन अब अमित की कहानी ने और भी लोगों के दिलों में उस बंदर रूपी प्रेत का खौफ भर दिया था। तीसरी कहानी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शिमला घूमने जाती है और जहां पर एक होटल में उसके साथ एक भूतिया वाकया पेश आता है। यह घटना पिछले साल मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने दोस्तों और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शिमला की यात्रा पर गई थी। यह भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मैं आसाम में रहती हूँ। 3 घंटे की फ्लाइट और 4 घंटे ड्राइव करने के बाद
हम शिमला में थे। आखिरकार हम अपने घूमने की जगह तक पहुंच चुके थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, पर हमने कमरों को चेक नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था और हम थोड़े जल्दी में भी थे। इसलिए हमारा सामान होटल में रखने के ठीक बाद हम प्रसिद्ध मॉल रोड को देखने निकल गए, जहां पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थीं जो औपनिवेशिक युग कॉलोनियल एरा से संबंध रखती थी। होटल आने के बाद हमने महसूस किया कि वह होटल काफी सुनसान लग रहा था क्योंकि वहां पर केवल 3 से 4 ही स्टाफ मेंबर्स थे और वहां बहुत ही कम गेस्ट्स थे। वैसे शिमला पर्यटकों के लिए काफी चर्चित स्थान है, पर वह समय जनवरी का था और उस समय उस जगह पर ठंड भी पड़ रही थी, इसलिए भी शायद कम संख्या में वहां पर लोग मेहमान थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में रुकी और हमने रात के खाने का ऑर्डर देने का निश्चय किया, पर जैसे ही मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाई तो मैंने एक स्टैटिक साउंड को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फोन उठा लिया है और वह कुछ कह रहा है, पर किसी कारणवश उसकी आवाज सुनने योग्य ही नहीं है। मैंने फिर फोन लगाया, पर तब भी पहले जैसा ही घटित हुआ। तब मेरा बॉयफ्रेंड खुद रिसेप्शन पर गया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा कि तुम रात के खाने के लिए बाहर चलना चाहोगी? हालांकि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बाहर ठंड थी, पर मुझे काफी भूख लगी थी, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। हमारे दोस्तों ने शाम के समय खाना खा लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। जब हम वापस होटल लौटे तो हमने देखा कि होटल का रिसेप्शन अभी भी खाली था। हमने सोचा कि शायद यह होटल सस्ता होने के कारण यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार इतना अच्छा नहीं है जितना बड़े होटलों का होता है। मैं तरोताजा होने के लिए वॉशरूम गई। अंदर मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि यह मेरा बॉयफ्रेंड होगा, तो मैंने उससे कहा कि 2 मिनट रुको। पर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती रही तो मैंने दरवाजे खोलकर उससे कहा कि तुम्हें क्या समस्या है? तो भी अपने मोबाइल में गेम खेलता हुआ मेरी तरफ आश्चर्य के साथ देख रहा था। यह काफी अजीब था क्योंकि मैंने साफ रूप से कुछ तो सुना था, पर मैंने सोचा कि शायद बाहर ठंडी तेज हवा चल रही है, जिस कारण से भी किसी प्रकार की आवाज हुई होगी जिसे मैंने सुना होगा। क्योंकि हम थक चुके थे, इसलिए जैसे ही हम बिस्तर पर लेटे हमें नींद आ गई। ठीक आधी रात के समय मुझे ठंड लगने लगी। जैसे ही मैं उठी तो मैंने उठकर देखा कि कंबल मेरे ऊपर नहीं था। मैं अच्छे से सोती हूं तो यह कहना गलत होगा कि मैंने तीनों कंबलों को मेरे ऊपर से हटा दिया होगा। मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैं बाथरूम में गई, पर जैसे ही मैं अपने हाथ धो रही थी कि तभी मैंने एक आवाज सुनी और एक सिक्का मेरी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था। मैं आश्चर्यचकित थी क्योंकि हमने अपने कपड़े बाथरूम में नहीं रखे हुए थे, इसलिए यह सिक्के वाली घटना घटित होना संभव नहीं था। एक क्षण के लिए मैं उसी जगह पर जम गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने अपने शरीर में कंपकपी सी महसूस की। मैंने फिर से दरवाजे पर उन्हीं हल्की हल्की दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी। इस क्षण मैं चिल्लाना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रार्थना करने लगी, और आवाजें बंद होते ही मैं तेजी से पलंग की ओर बढ़ी और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को जगाया, जिसने कुछ भी नहीं सुना था। बाद में जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने बाथरूम को चेक किया और उसे वो सिक्का मिल गया, पर इस बात का पता नहीं चला कि वो आया कहां से था। मैं पूरी तरह से डर गई थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी तरह मुझे समझाया और कहा कि आज रात हम यहाँ रह लेते हैं और कल सुबह होटल बदल लेंगे। मैंने उसे गले लगाया और मैं सो गई। अगले दिन बाथरूम का इस्तेमाल करते समय मैंने दरवाजे को खोला रखा। उस होटल को छोड़ते समय रिसेप्शन पर कुछ स्टाफ मेंबर्स थे। हम जब उन्हें हमारा होटल का अनुभव बता रहे थे तो वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे
जैसे वो इसके आदी हों। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा होता ही रहता है यहाँ। जब हमने दूसरा होटल बुक किया तो हमें वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और उसके बाद हमने अपनी यात्रा पूरी की। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।